नमस्कार दोस्तों। हमने पीछे काव्य के लक्षण को समझा। अब हम काव्य के भेदों को देखते हैं। देखो, पढ़ने के दो तरीके होते हैं। हम अच्छे से गंभीरतापूर्वक पढ़ें तो हम वही चाहते हैं। यहाँ पर हो सकता है इस कक्षा में तीनों के तीनों भेद ना आ पाए, तो आप परेशान मत होइएगा कि, और मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो। तो इसलिए वीडियो और थोड़ा समय को ताक पे रखते हुए समझने पर आप ध्यान दीजिए, ताकि ये चीज़ें मजबूत हों। मान लीजिए 15 मिनट अधिक सही तो 15 मिनट में और कौन सा पहाड़ टूट पड़ता। ठीक है। समझिए। तद भेदान यानी तद का मतलब है काव्यस्य, भेदान यानी भेद को, क्रमेण यानी क्रम पूर्वक, आह का मतलब बताते हैं। सूत्र, ये दूसरा सूत्र है। कहते हैं इदम उत्तमम अतिशयिनी व्यंग्ये वाच्या ध्वनिर्बुधई कथितः। कि बुधई ही, बुधई का मतलब है वैयाकरण ही, वैयाकरण ही का मतलब है व्याकरण के जानने वाले, व्याकरण को पढ़ने पढ़ाने वालों ने क्या कहा है? ध्वनि ही कथितः, ध्वनि कहा है। किस चीज को ध्वनि कहा है? ठीक है। तो बोले वाच्यात व्यंग्ये अतिशयिनी। यहां पर दो वाक्य बना लीजिए कि ध्वनि बुधई ही कथिता, ये एक वाक्य है। ठीक है। दूसरा वाक्य क्या है? वाच्यात व्यंग्ये अतिशयिनी इदम उत्तमम काव्यम। इदम शब्द से काव्यम का ग्रहण है, इसलिए काव्यम को भी रख लो जब आप अन्वय कर रहे हो। कि वाच्यादि यानी वाच्य से, व्यंग्य यानी व्यंग्य के, अतिशयनी यानी अत्यधिक हो जाने पर उत्तमम काव्यम, उत्तम काव्य होता है। दूसरे शब्दों में कहो, वाच्यार्थ से अधिक चमत्कारी जब व्यंग्य हो जाता है तब उत्तमम काव्यम, उसे उत्तम काव्य कहते हैं। ठीक है। तो वृत्ति को देखो, इदम इति काव्यम, इस बात को ध्यान रखना। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इदम उत्तम अतिशयिनी व्यंग्य वाच्या ध्वनिर्बुधई कथिता इत्यस्मिन् सूत्रे इदम पदेन किम, इदम पद से क्या ग्रहण किया गया है? तो फिर आपको हो रहा है इदम इति काव्यम। बुधई शब्द का भी इसी प्रकार से पूछते हैं कि बुधई इत्यनेन पदेन किम, तो आपको बताना है बुधई वैयाकरण ही। ठीक है। तो इदम इति काव्यम बुधई वैयाकरण ही, इसको सूत्र की तरह याद रख लो कि बुधई ही वैयाकरण ही। बुध का मतलब वैयाकरण और इदम का मतलब काव्यम। अब जो आपको लंबी पंक्ति समझनी है वो है कि प्रधान भूत स्फोट रूप व्यंग्य व्यंजकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः। ये कहते हैं वैयाकरणों ने जो शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृता, यहाँ शब्दस्य में कृत जोड़ लो। ठीक है। यानी कृते के योग में षष्ठी होती है ना, तो शब्दस्य कृते ध्वनिरिति व्यवहारः कृता, शब्द के लिए ध्वनि इति यानी ध्वनि इस शब्द का व्यवहार यानी कि व्यवहार किया है। व्यवहार यानी प्रयोग, प्रयोग किया है। किसने किया है? तो वैयाकरण ही। ठीक है। वैयाकरण ही करता है, व्यवहार कर्म है, कृतः क्रिया है। ठीक है। तो यानी शब्द के लिए उन्होंने शब्दस्य कृते ध्वनि रीति व्यवहार कृतः। अब बात आती है वो शब्द किस प्रकार का है, तो उसी शब्दस्य का विशेषण है प्रधान भूत स्फोट रूप व्यंग्य व्यंजकस्य। प्रधान का मतलब होता है मुख्य, भूत का मतलब है जो प्रधान हो चुका है, तो प्रधान भूत का मतलब है मुख्य, स्फोट का मतलब है स्फोट, अभी बताऊंगा स्फोट क्या होता है। तो बोलते प्रधान भूत रूपी जो स्फोट है, उस स्फोट रूपी व्यंग्य, ठीक है, प्रधान भूत स्फोट रूपी जो व्यंग्य है, उस व्यंग्य का जो व्यंजक शब्द है, उस शब्द के लिए ध्वनि का व्यवहार किया है। बात समझ में आ रही है? थोड़ा यहाँ पे शब्दों का जाल है, उसे समझना। जो मुख्य स्फोट है, उसी मुख्य स्फोट को इन्होंने व्यंग्य कहा है। तो उसी मुख्य स्फोट रूपी व्यंग्यार्थ का जो प्रकाशक यानी कि व्यंजक
यानी कि जो व्यक्त करने वाला शब्द है, उसी शब्द के लिए वैयाकरणों ने ध्वनि शब्द का व्यवहार किया है, प्रयोग किया है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जो प्रधान भूत स्फोट है, उस स्फोट रूपी व्यंग्यार्थ के प्रकाशन में, व्यक्त करने में, यानी कि उसे प्रकाशित करने में, ठीक है, व्यक्त करने में जो शब्द है, वही शब्द क्या है? ध्वनि रीति व्यवहार करता। क्या आंखों में पानी आ रहा है? क्यों? जुखाम। हाँ, तो उस व्यंजक शब्द के लिए इन्होंने ध्वनि शब्द का प्रयोग किया है। बोले ततस्तन्मदानुसार भी अन्यैरपि न्यग् भावित वाच्य व्यंग्य व्यंजन क्षमस्य शब्दार्थ युगलस्य। यहां भी कृते जोड़ लो कि शब्दार्थ युगलस्य कृते, और कौन? तो अन्यई ही, अन्यई ही का मतलब वैयाकरणों से अन्य, यानी कि आलंकारिक, आलंकारिक ही, आलंकारिक का मतलब साहित्यक ही, आलंकारिक और साहित्यिक दोनों एक है। तो जहाँ भी आलंकारिक कहा जाए आपको साहित्यिक समझना है, और जहाँ भी साहित्यिक कहा जाए उसे आलंकारिक समझना है। एक समय तक काव्य शास्त्रों की जगह अलंकार शास्त्र प्रसिद्ध थे, इसीलिए वामन, उद्भट इत्यादि के जो ग्रंथ है वहाँ काव्य नहीं है, वहाँ अलंकार शब्द को ही रखा है। तो अलंकार शब्द साहित्य का पर्याय रहा है, एक समय तक काव्य का पर्यायवाची रहा है अलंकार शब्द। तो साहित्यिक आलंकारिक में भेद नहीं जानना चाहिए, यहाँ अन्य ही से अलंकारिक या साहित्यिक लेना चाहिए। मतानुसार भी का मतलब है मत को मानने वाले, किसके? तो तन यानी कि वैयाकरण, वैयाकरण के, यानी कि तन मतानुसार भी तेसाम वैयाकरणानाम मतानाम ये अनुसारिणः तैहि अनुसारिभिः अन्यैहि, अन्यैहि अभी बता चुका हूं कितने बार, फिर से एक बार बता देता हूं, साहित्यकैहि न्यग् भावित, यानी कि नीचे कर दिया है, किस चीज को? वाच्य को और व्यंग्य को। तो और उस व्यंग्य के व्यंजन में, यानी कि प्रकाश में जो सक्षम है, उस शब्दार्थ युगल के लिए इन्होंने ध्वनि शब्द का व्यवहार किया। तो देख रहे हैं, जो वैयाकरणों की ध्वनि है वो शब्द के लिए है, शब्दस्य ध्वनि रीति व्यवहार कृतः। पर जो अन्य यानी कि जो आलंकारिकों की ध्वनि है वो शब्दार्थ, यानी कि शब्द और अर्थ दोनों के लिए है। और जहां पे न्यग् भावित वाच्य व्यंग्य व्यंजन क्षमस्य, जहां पर वाच्यार्थ नीचे हो गया, बात सारी की सारी वही है जो इन्होंने बोला है कि व्यंग्य का प्रकाशक है। इन्होंने क्या कहा है कि जिसने वाच्य को दबा दिया है, जो अभी सूत्र में बोला था, और व्यंग्य अतिशय हो गया है, और उस अतिशय व्यंग्य का जो उद्भावक है, जो सक्षम है उसको प्रकाशित करने में, उस व्यंग्यार्थ को प्रकाशित करने में, ऐसा जो शब्द और अर्थ सिर्फ शब्द नहीं, शब्दार्थ युगल दोनों ही, उन दोनों के लिए क्या किया है? ध्वनि रीति व्यवहार कृता, ध्वनि शब्द का प्रयोग किया है। तो आपने अंतर देखा, वैयाकरणों ने सिर्फ उस व्यंग्यार्थ को व्यक्त करने वाला जो शब्द है उसके लिए ध्वनि रीति व्यवहार कृता, परंतु जो अन्य ही साहित्यकई ही हैं उन्होंने शब्दार्थ दोनों को ही ध्वनि रीति व्यवहार कृता। अब ये ध्वनि काव्य का, यानी कि उत्तम काव्य का एक उदाहरण देते हैं, ठीक है। ध्वनिवाद क्या होता है, स्फोटवाद क्या होता है, इसको मैं समझाने के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वहां पे ये सूत्र को रख दूंगा ताकि आप इससे भी समझें ध्वनि की दृष्टि से, ठीक है। निःशेषच्युत चंदन चंदनम स्तनतटम निर्मृष्ट रागोधरो नेत्रे दूरमनंजने पुलकिता तन्वी तवेयम तनु मिथ्यावादिनी दूति बांधव जनस्याज्ञात पीडागमे वापीम स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यांतिकम। कहते हैं निःशेष, या चलो मैं इसका एक बार
प्रसंग बता देता हूँ। एक सखी है, उसने अपने नायक के पास में अपनी एक सहेली को भेजा। नायक, अरे सहेली है मतलब उसकी हम उम्र होगी, यानी नायक से भी 1-2 साल छोटी बड़ी जो भी रही हो, तो अट्रैक्शन हो गया होगा। तो गई तो थी वो सूचना देने के लिए, पर वो उसके साथ में रमण कर बैठती है। अच्छा, ये खबर इसकी सखी को पता लग जाती है, जिसने भेजा था नायक के पास। तो क्या होगा, उसे क्रोध आएगा। पर जो बड़े लोगों का क्रोध होता है वो बड़ा होता है, वो ऊंचा होता है, वो अच्छा होता है। ठीक है, वो ये नहीं होता कि लाओ बाल अपना इधर दो फिर मैं पटकी लगाऊं, ऐसा नहीं। वो शब्दों से डांटता है। ठीक है, शिष्ट क्रोध। तो वैसे ही वो शिष्ट क्रोध कर रही है, क्योंकि उत्तम काव्य का है ना उदाहरण, तो इसका उत्तम क्रोध है, तो वाचिक क्रोध है। और वो ऐसे शब्द बोलती है जो कि चुभ तो जाए, पर अगर वो कहे कि तुम क्या कह रही हो, तो फिर ये भी कहने का अवसर न मिले कि क्या कह रही हो। तो ये दोनों तरफ ही होता है। कह तो रहे हैं जिससे क्रोध नहीं प्रकट होने वाला है, पर वस्तुतः क्रोध प्रकट हो रहा होता है परोक्ष रूप से, ध्वनि आ रही होती है क्रोध। ठीक है, देखिए, निःशेष च्युत चंदनम, ये स्तन तटम का विशेषण है। ठीक है, निःशेष का मतलब होता है संपूर्ण, न विद्यते शेषः, शेष का मतलब था खाली, रिक्त। तो बोलते खाली नहीं बचा है, यानी कि पूरा। क्या पूरा, तो बोले च्युत चंदनम। च्युत का मतलब होता है हट जाना, गिर जाना, झड़ जाना। क्या, तो चंदनम, चंदन जो है वो पूरा छूट गया है, धुल गया है। कहाँ का चंदन, तो स्तन तटम, जो स्तन के चारों ओर चंदन का लेप लगा था वो धुल गया है, छूट गया है। और ऐसा नहीं कि थोड़ा सा, पूरा का पूरा जो चंदन का लेप था वो छूट गया। और कहते हैं निर्मृष्ट रागो धरो। निर्मृष्ट का मतलब होता है पुछ गया है या बिखर गया है। ठीक है, क्या, तो रागः, रागा का मतलब है रंग। निर्मृष्ट रागः यानी कि ऐसा पुछी हुई लिपस्टिक, राग का मतलब होता है रंग, तत्कालीन लिपस्टिक। ठीक है, अधरः, तो जो अधर है वो कैसा है, निर्मृष्ट रागः, जो होठ पे लगाया जाता है वो भी पुछ गया है, ऐसा अधर है, यानी कि होठ है। और बोले नेत्रे, नेत्र कैसा है, तो दूरम अनंजने, अनंजने या दूरम अनंजने नेत्रे। दूर का मतलब है उससे भी, आंखों से जो काजल है वो भी दूर हो गया है। दूर का मतलब धुल गया, हट गया, ये बिखर गया है। और बोले जो तुम्हारा ये तनु है, तनु का मतलब होता है शरीर। तनु शब्द स्त्रीलिंग का, इसीलिए इन्होंने इयम रखा कि इयम तनु, तुम्हारा ये जो शरीर है, तब का मतलब है तुम्हारा, तब इयम तनु, तुम्हारा यह शरीर जो है, तन्वी, तन्वी का मतलब होता है स्त्री। ठीक है, ये मतलब सॉलिड बॉडी ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा होता है ना कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा फूला है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ऐसा नहीं होना। ठीक है, बिल्कुल मध्यम होना, और न मोटा न पतला, ऐसा करके जो भी समझना हो समझ लो, उस टाइप में। ठीक है, तो तन्वी का मतलब वो होता है। तो बोलते हैं तवेयम तनु, तुम्हारा ये शरीर है वो कैसा है, पुलकिता। पुलकिता का मतलब रोमांचित है, रोए खड़े हुए हैं। तो बोलते हैं तुम जो ये कह रही थी कि मैंने तुम्हें भेजा है और तुम मेरे नायक के पास में गई थी, ऐसा नहीं है, तुम मिथ्यावादिनी, तुम झूठ बोल रही हो। हे दूती, यानी दूत को ले जाने वाली, दौत्य कर्म को करने वाली, तुम झूठ बोल रही हो। और क्यों झूठ बोल रही हो, क्योंकि तुम बांधव जनस्याज्ञात पीड़ा गमे हो। तुम, बांधव का मतलब होता है मित्र, और जन का मतलब मित्र, जन का मतलब व्यक्ति। तो बांधव जन का मतलब है मित्र गण या मित्र लोग, मित्र जन। और उनकी तुम पीड़ा को अज्ञात हो, यानी कि नहीं समझती हो, इसीलिए तुम वहां नहीं गई थी, तुम झूठ बोल रही हो। तो तुम गई कहाँ थी,
क्योंकि वो लौट के आई है। तो ये बोल रहे कि तुम वापीम स्नातुमितो गतासी, तुम यहाँ से सरोवर में नहाने गई थी। वापी का मतलब होता है सरोवर। तो वापीम स्नातुम यानी कि वापी को स्नान करने के लिए, स्नातुम का मतलब स्नान करने के लिए, इता का मतलब है यहाँ से, गता का मतलब गई थी। ठीक है। न पुनस्तस्याधमस्यांतिकम, न पुनः का मतलब है ना कि, तस्य यानी कि उस, अधमस्य का मतलब है नालायक, बदतमीज, अंतिकम का मतलब है समीप में। तुम उस बदतमीज व्यक्ति के पास, धूर्त व्यक्ति के पास, नालायक व्यक्ति के पास नहीं गई थी, तुम तो सरोवर में नहाने गई थी। तभी तुम्हारा ये चंदन धुल गया है, तभी तुम्हारा ये लिपस्टिक पुछा हुआ है, तभी तुम्हारे आंखों से जो अंजन है, काजल है, वो हट गया है, और तभी ये तुम्हें रोमांच हो रहा है। तुम उसके पास नहीं गई थी। कहाँ गई थी? वापीम स्नातुम गतासी। ठीक है। तो ये पूरा श्लोक है। इसका जो वाच्यार्थ है, वो वाच्यार्थ बस इतना है, निशेष च्युत स्तन तटम का मतलब क्या है कि जो स्तन भाग का चंदन लगा था वो धुल गया है या नहीं है, गिर गया है। निर्मृष्ट रागा यानी लिपस्टिक नहीं है। नेत्रे योजने मतलब काजल नहीं है आंखों में। पुलकिता का मतलब तुम्हें रोमांच हो रहा है, रोए खड़े हो रहे हैं तुम्हारे। मिथ्यावादिनी का मतलब झूठ बोल रही हो। तो यहाँ किसी भी शब्द से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ये कह रही है कि तुम रमण करने गई थी, तुम हमारे नायक को लूट ली। ठीक है, ऐसा वो नहीं कह रही। वो क्या कह रही है कि तुम तो स्नान करने गई थी। पर यहाँ एक शब्द आया है, अधम शब्द। उस अधम शब्द से जो व्यंजित हो रहा है, वो व्यंजित हो रहा है कि तुम उस नालायक के पास रमण करने गई थी। एक बात सोचिए, आपने अपने नायक के पास या नायिका के पास किसी को भेजा है कोई संदेश लेके, यदि वो वास्तव में वहां नहीं गया है, कहीं और चला गया था, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि उस नालायिका या उस बदतमीज के पास क्यों नहीं गई या गए। क्योंकि उसे बदतमीज कहना अपने नायक या नायिका को कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि हम तो उस तक बस संदेश पहुंचाना चाहते थे। और पर संदेश तुम अगर वास्तव में नहीं लेकर गए हो, तो उसे नालायक कहना अपने नायक या नायिका को, ये तो कोई उचित है ही नहीं। ठीक है। पर यहाँ पर चूंकि कह रहा है कि तस्य अधमस्य अंतिकम, कि तुम उसके अधम के पास न गता आसी, तुम नहीं गई थी। तो यहाँ जो अधम पद उसे कह रहे हैं, अधम पद से क्या द्योतित हो रहा है कि तुम उसके पास रमण करने ही गई थी, तुम नहाने नहीं गई थी यहाँ से। ठीक है। जबकि वो कह रही है कि तुम उसके पास नहीं गई थी, नहाने गई थी। पर जो व्यंग्य निकल के आ रहा है अधम पद से, वो क्या है कि तुम उस नालायक के पास में रमण करने गई थी। तो यहाँ जो वाच्यार्थ है उससे अधिक चमत्कारी क्या है, व्यंग्यार्थ है। और उस व्यंग्यार्थ के अधिक हो जाने पर ही व्यंग्य अतिशयनी यानी व्यंग्यार्थे अतिशयनी कस्मात वाच्यात यानी वाच्य से, तब क्या है इदम उत्तमम यानी इस उत्तम, इसे उत्तम का भी समझना चाहिए। ठीक है। ग्राम तरुणम तरुण्या न मंजुल मंजरी सनाथकरम पश्यंता भवती मुहुर्नितराम मलिना मुखच्छाया। ये जो है ये मध्यम काव्य का उदाहरण है। ग्राम तरुणम तरुण्या नव मंजुल मंजरी सनाथकरम, इसमें देखो इसका मतलब जो प्रसंग है वो एक बार आप देख चाहिए। है क्या कि एक नायक है, गांव में शायद वो अकेला रहा होगा बेचारा, और वहाँ उसे टाइम उसके पास नहीं था, उसे लेना पड़ता था। अब किसी लड़की ने लिया कि वहाँ आना। अब हुआ ये कि वो लेट हो गई आने में, घर के काम धाम में लग गई होगी, लेट हो गई आने में, और वो नायक पहुंच गया। जब देखा कि अब टाइम हो गया, वो नहीं आ रही है, तो जा करके जिस रास्ते से उसे आना था
उसी रास्ते में खड़ा हो गया। खड़ा हो गया तो वो बताए कैसे कि मैं यहाँ आ चुका था तुमसे पहले और काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो वहाँ का जो एक जिस पेड़ के नीचे मिलने को तय था, उस पेड़ की एक डाली को पल्लव वो तोड़ लिया, अपने हाथ में ले लिया और जाके रास्ते में खड़ा हो गया। और वो आती है नायिका, देर से आ रही, लेट आ रही है, बस यही बात है और ये श्लोक है, इसे समझते ही कि ग्राम तरुणम तरुण्या पश्यन्त्या, कि गांव के तरुण को यानी कि उस ग्राम यानी गांव के नौजवान को, तरुण्या यानी कि तरुणी के द्वारा, पश्यन्त्या का मतलब है देखते हुए। और किस प्रकार के गांव का तरुण? तो बोलते हैं नववंजुल मंजरी सनाथ करम। नववंजुल का मतलब, वंजुल शब्द का अर्थ होता है सुंदर। यह वंजुल शायद अशोक या किसी वृक्ष विशेष का नाम भी है। तो नववंजुल का मतलब है नए पल्लव की जो मंजरी है उसको अपने सनाथ करम, अपने हाथ में लिए हुए उस गांव के तरुण को तरुण्या के द्वारा पश्यन्त्या यानी कि देखा जाता है। और जब देखा जाता है तो भवती मुहुर नितराम मलिना मुखच्छाया, उसके जो मुख की छाया है वो मलिन हुआ हो जाती है। ठीक है, किसकी? तरुणी की। क्यों? क्योंकि वो जो व्यक्ति जिसको समय बड़ी मुश्किल से वो लोगों को देता है, क्योंकि अकेला लड़का है, तो उससे मैंने इंतजार करवा लिया। ठीक है, और भी हो सकता है डांट वाट लगे, शिकायत हो कि देर से आई, तो इसलिए क्या हुआ, उसकी जो मुख की छाया है, मुख छाया मलिना, बस इतनी बात है। तो इसका जो वाच्यार्थ है कि उसकी मुख की छाया मलिन हो जा रही है, ये ज्यादा चमत्कारी है। और व्यंग्यार्थ क्या है यहाँ पर, जो व्यंग्य निकल के आ रहा है वो ये है कि भाई तुमसे पहले मैं यहाँ आ गया था। तो इससे ज्यादा जो चमत्कारी है वो नितराम मलिना मुखच्छाया। नितराम का मतलब है संपूर्ण रूप से, मुंह का मतलब है बार बार, मुखच्छाया का मतलब है मुख की छाया, और मलिना का मतलब है कम पड़ जाना, फीका पड़ जाना, चेहरा उतर जाना। मलिना मुखच्छाया का मतलब क्या है? चेहरा उतर जाना। और ऐसा नहीं कि एक बार, बार बार। मुंह का मतलब होता है बार बार। और नितराम का मतलब पूरी तरीके से, ऐसा नहीं होता कि हाफ, फुल। ठीक है, तो बोलते हैं अत्र वंजुल लता गृहे दत्त संकेता नागतेति व्यंग्यम गुणीभूतम तदपेक्षया वाच्यस्यैव चमत्कारित्वात्। अत्र मध्यमम काव्यम, यहाँ पर मध्यम काव्य जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वंजुल लता गृह में, वंजुल लता गृहे यानी वंजुल लता गृह में दत्त संकेता दिया गया है संकेत, जिसको ऐसी नायिका, दत्त संकेता नायिका न आगता, नहीं आई, इति व्यंग्यम, ये व्यंग्य है। ठीक है, गुणीभूतम, और वो जो व्यंग्य है वो कैसा है? गुणीभूत है। गुणीभूत का मतलब गौणीभूत है, अप्रधान है, गौण है। ठीक है, कौन? व्यंग्य। कौन सा व्यंग्य? कि वंजुल लता गृहे दत्त संकेता नायिका न आगता, तद अपेक्षया यानी उसकी अपेक्षा, व्यंग्य की अपेक्षा, वाच्यस्यैव चमत्कारित्वात्, वाच्य की ही चमत्कारिता है, इस कारण से यहाँ पर मध्यम काव्य जानना चाहिए। माफी चाहूंगा, आपको उदाहरण पहले समझा दिया और सूत्र रह गया। अब सूत्र देख लो और एक बार घटा लेना। अतादृशी गुणीभूतम व्यंग्यम व्यंग्ये तो मध्यमम। आपने देखा था ना उत्तम काव्य का कि वहां वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य प्रधान होता है, और यहां उसके विपरीत है। ठीक है, वाच्य प्रधान होता है और व्यंग्य अप्रधान होता है। जहां पर वाच्य प्रधान होता है, व्यंग्य अप्रधान होता है, वो हो जाता है मध्यम काव्य। और जहां पर वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य प्रधान होता है, यानी व्यंग्य जहां पर प्रधान होगा वहां पर उत्तम, जहां व्यंग्य अप्रधान होगा वहां पर मध्यम। ठीक है, तो इन्होंने कहा अतादृशी यानी वाच्याद अनतिशयनी, वाच्य से अत्यधिक नहीं, क्या? व्यंग्य। जब वाच्य से अधिक व्यंग्य नहीं होता है
तब वो क्या हो जाता है, मध्यम काव्य। और उसी मध्यम काव्य को गुणीभूत व्यंग्य काव्य बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गुणीभूत का मतलब होता है अप्रधान, तो अप्रधान है व्यंग्य जहां पर, उसे क्या बोलेंगे, मध्यम काव्य। ठीक है, तो गुणीभूत व्यंग्य काव्य और मध्यम काव्य दोनों एक ही है, क्योंकि मध्यम काव्य कहाँ होगा, जहां पर व्यंग्य अप्रधान होगा। और व्यंग्य अप्रधान इस शब्द के लिए एक शब्द इन्होंने रचा कि गुणीभूत व्यंग्य, यानी अप्रधान व्यंग्य। तो गुणीभूत व्यंग्यम यत्र तत्काव्यम गुणीभूत व्यंग्य काव्यम। ठीक है, आप बस इतना ही जान लो कि जहां पर वाच्य की प्रधानता होगी, व्यंग्य की अप्रधानता होगी, वो मध्यम काव्य होगा। और जहां पर व्यंग्य की प्रधानता होगी, वाच्य की अप्रधानता होगी, वो उत्तम काव्य होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और आपको घटा के मैंने दिखा दिया कि जहां पर जो व्यंग्य है कि दत्त संकेता, उसकी अपेक्षा यहाँ पर जो वाच्य है उसी की क्या है, चमत्कारिता है। इसीलिए शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम तु अवरम श्रुतम। एक मिनट जरा रुकना। शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम तु अवरम स्मृतम, उन दोनों जगह पर व्यंग्य था। ठीक है, एक जगह प्रधान था, एक जगह अप्रधान था। पर इन्होंने शब्द चित्र और जो वाच्य चित्र होते हैं, जो अधम कोटि के काव्य हैं, तो उत्तम अधम को तो बता रहे हैं, उत्तम व्यंग्य प्रधान, अधम या मध्यम व्यंग्य अप्रधान, और अधम अव्यंग्य, वहाँ व्यंग्य होते नहीं है। अच्छा, नहीं होता इसका मतलब ये नहीं होता कि होता ही नहीं है। यहाँ अल्पार्थ में नय है अव्यंग्य में, यानी कम होता है, अस्फुट होता है। आगे चल करके बताएंगे। चित्रमिति गुणालंकार युक्तम, चित्र का मतलब होता है गुण और अलंकारों से युक्त। ठीक है, तो शब्द चित्र का मतलब है गुण। ठीक है, यानी कि अर्थालंकार। और जो वाच्य चित्र है, नहीं नहीं, जो शब्द चित्र है उसका मतलब है शब्दालंकार, वाच्य चित्र है उसका मतलब है अर्थालंकार। ठीक है, तो गुणालंकार युक्तम। अव्यंग्यम का मतलब व्यंग्य जहां पर स्फुट प्रतीयमान न हो। ठीक है, स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम, इसको ऐसे याद कर जाना है छोटे छोटे सूत्र की तरह कि चित्रमिति गुणालंकार युक्तम, क्योंकि कई बार परीक्षा में ऐसे पूछते कि चित्रमिति किम, और उसमें 3 ऑप्शन दे रखे होंगे और एक ऑप्शन दे रखे होंगे गुणालंकार युक्तम, तो आपको गुणालंकार युक्तम अव्यंग्यम दे रखा है, और अस्फुट प्रतीयमान, स्फुट प्रतीयमान, ऐसे करके कई सारे दे रखे हैं, तो आपको ध्यान रखना है स्फुट प्रतीयमान। ठीक है, अवरम का मतलब है अधमम। अब ये श्लोक है शब्द चित्र का दे रहे हैं पहले, यानी कि शब्दालंकार का दे रहे हैं। सच्छंदोच्छल दच्छ कच्छ कुहुरच्छातेतराम मुच्छटा मूर्छन मोह महर्षि हर्ष विहित नानिका नायवा भिद्याद्युद्य दुदार दुर्दर्दरी दीर्घादरुद्रद्रुम द्रोहोद्रेक बहोर्मिमेदुर्मदा मंदाकिनी मंदताम। यहाँ जो मूल वाक्य है वो ये है कि मंदाकिनी वह मंदताम भिद्यात्, मंदाकिनी यानी माँ गंगा, वह यानी कि आप लोगों की, ठीक है, या आप लोगों को, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में बनता है ना, ते वाम वह, ऐसा करके, ये तुम लोगों की, वह मंदताम यानी मंदता को, भिद्यात् का मतलब है तोड़ दे, नष्ट कर दे, यानी कि मंदता को खत्म कर दे। यहाँ कोई व्यंग्य वगैरह नहीं है, यहाँ कोई कुछ खास नहीं है, बस इतनी सी बात कहनी कि माँ गंगा आप लोगों के
मंदता को, अल्पबुद्धिता को नष्ट करें, बौद्धिकता दें, ऐसा अर्थ है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। उसके लिए इन्होंने स्वच्छंद स्वच्छंदोच्चर अच्छ कच्छ घोर छ छ की आवृत्ति करना, ता की आवृत्ति करना, हा की, शा की, ना की, का की, दा की, इनकी सबकी बार बार आवृत्ति करना, यानी कि शब्दालंकार का प्रयोग करना। ये क्या है? देखो इन सब चीजों पर ध्यान मत देना, पढ़ाई ध्यान देना। तो क्या है यहाँ? शब्दालंकार है, यही है शब्द चित्र, यानी कि शब्दों का जाल बिछाना। किसी को इसका अर्थ समझ में आए या ना आए, पर वो जब इसे सुनेगा भी, आप सुन रहे होंगे स्वच्छंदोच्छा मुच्छटा, थोड़ा सा मजा आता है, कानों को अच्छा लगता है। वाग वैचित्र्य, शब्द वैचित्र्य लगता है। इसी शब्द वैचित्र्य को ही शब्द चित्र कहते हैं, और इसी शब्द चित्र को शब्दालंकार से जुड़ा हुआ माना जाता है। और शब्दालंकार ही जहाँ पर प्रधान हो और वहाँ पर अव्यंग्य हो और वाच्यार्थ ही हो, उसे ही शब्द चित्र काव्य कहते हैं, जो कि अधम कोटि के अंतर्गत आता है। वाच्य चित्र को देखो, ये 5वां जो श्लोक है ये वाच्य चित्र का है, यानी कि यहाँ पे अर्थालंकार का वैचित्र्य होगा। विनिर्गतम मानदमात्ममंदिरात् भवत्युपश्रुत्य यदिच्छयापियम् ससंभ्रमेन्द्रेन्द्र द्रुतपातितार्गला निमीलिताक्षीव भिया अमरावती। अमरावती जो कि इंद्र की राजधानी है, वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ले रही है। और बंद क्यों कर ले रही है? क्योंकि इंद्र ने जो अमरावती नगरी है उसके जो बड़े बड़े दरवाजे हैं, उन कपाटों को बंद करवा दिया है। क्यों बंद करवा दिया है? क्योंकि वो कौन सा राक्षस है, बाणासुर या कोई है सुर, ठीक है, वो क्या है, अपने मंदिर से बस ऐसे यदृच्छया, यदृच्छया का मतलब होता है मूड किया, बस मन किया, बाहर निकला है। क्यों? घूमने, बस ऐसे टहलने वहलने की। यदृच्छया, यदृच्छया का मतलब है बस यूं ही मन में आने के कारण। आत्म मंदिरात यानी अपने घर से, विनिर्गतम का मतलब निकल गया, और मानद, मानद का मतलब है मान को, सम्मान को जो दीर्ण करने वाला है, विदीर्ण करने वाला है, तोड़ने वाला है, यानी दुश्मनों को अपमानित करने वाला है। जो मानद शब्द है यहाँ श्लेष से जुड़ा है, श्लेष युक्त है। मानद के दो अर्थ हैं। मानम ददाति यह सह मानदः, मानद उपाधि दी गई फला को। मानद का मतलब है सम्मान के लिए वो उपाधि दी गई, वो वास्तव में कर्नल नहीं है, ठीक है, पर उन्हें कर्नल की मानद उपाधि है, पीएचडी की मानद उपाधि है। वो पीएचडी उन्होंने किया नहीं है, मानद उपाधि है, सम्मान के लिए दिया गया। जैसे कई सारे विद्वान होते हैं, वो परंपरा में पढ़े तो होते हैं पर उन्होंने डिग्री नहीं ली होती है। तो कई सारे ऐसे प्रतिष्ठित विद्वानों को ढूंढ करके उन्हें मानद पीएचडी की उपाधि देते हैं। वो सिर्फ सम्मान के लिए पीएचडी की उपाधि होती है। उनकी जो विद्वत्ता होती है वो पीएचडी से ऊपर के स्तर की होती है, और इससे उस विद्वान का मान नहीं बढ़ता है, उस यूनिवर्सिटी का मान बढ़ता है कि आपके यहाँ का पीएचडी का व्यक्ति, या आपने किसे सम्मानित किया, ऐसे व्यक्ति को। आपके विश्वविद्यालय से कौन जुड़ा हुआ है? ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं। और तो वो जो उपाधि होती है वो दोनों को ही मान देती है, यूनिवर्सिटी को भी देती है और उस व्यक्ति विद्वान को भी देती है। तो मानद शब्द का एक अर्थ ये भी होता है कि मान को तोड़ने वाला, दीर्ण करने वाला। तो दुश्मनों के मान को जो दीर्ण करने वाला और मित्रों को जो मान देने वाला है, ठीक है, ऐसा वो राक्षस आत्म मंदिरात अपने घर से निकला। ऐसा सुन करके उपश्रुत्य ऐसा सुन करके, कौन सुना? तो इंद्र ने सुना। और जब इंद्र सुने तो क्या हो गए? वो संभ्रम, संभ्रम हो गए, ठीक है। संभ्रम का मतलब होता है घबरा जाना, भ्रम का मतलब होता है घबरा जाना, और सम का मतलब है अच्छी रूप, अच्छी तरीके से, सम्यक यानी तगड़े में, बहुत खतरनाक, डर गए वो। कौन? इंद्र।
स का मतलब है सहित, यानी भयंकर घबराहट के साथ इंद्र ने द्रुत यानी जल्दी से पातिता का मतलब है गिरवा दिया, लगवा दिया। क्या? अर्गला। अर्गला का मतलब कुंडी, जंजीर। कहाँ की? तो अपने अमरावती के जो मुख्य द्वार है अमरावती का, नगरी का, उसका। और जब वो लगा दिए तो क्या हुआ? अमरावती कैसी लग रही है? निमीलिताक्षी इव, जैसे कोई नायिका किसी भयंकर घटना के कारण, भिया यानी डर के कारण अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे बिजली कड़के और आप बैठे हो, आपकी नायिका भी बैठी हो, तो कई बार वो क्या होता है, डर जाती है, आंखें बंद कर लेती हो सकता है आप भी बंद कर लेते हो। तो वो क्या है? भिया निमीलिताक्षी। निमीलिताक्षी यहाँ नायिका के पक्ष में है कि जैसे नायिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। निमीलन का मतलब होता है आंखें बंद करना, अक्षी का मतलब होता है आंखी, आंख, और निमीलन का मतलब बंद करना। तो वैसी लग रही है अमरावती। ठीक है। तो यहाँ ये जो अलंकार का एक वैचित्र्य है कि उसमें एक नायिका का आरोप करना और उसे आंखें बंद कराने जैसा लगना, वो जो अर्गला बंद हो रही है, वो जो किवाड़ बंद हो रहा है, मेन गेट बंद हो रहा है, उसमें आंखों का आरोप करना और अमरावती में नायिका का आरोप करना, ये एक अलंकार वैचित्र्य है। और इसी अलंकार वैचित्र्य को वाच्य वैचित्र्य कहते हैं। और इसी वाच्य वैचित्र्य का जो आधार होता है, जहाँ पर वो होता है, उस काव्य को अधम काव्य कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और मेरे ख्याल से ये हो चुका है काव्य प्रकाश का प्रथम उल्लास। कल से हम लोग द्वितीय उल्लास पढ़ेंगे।